हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ इतिहास में कलचुरी का काल, जिसमें हम रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी का पूरे डिटेल में हम देखेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए वीडियो में। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अदर कहीं से भी आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आप इसे नोट्स बना करके आप पढ़ सकते हैं। ये बुक से ही लिया हुआ है ना। तो देखते हैं कलचुरियों का काल। कलचुरी का काल जो है 875 से 1741 ईस्वी तक था, जो कि कलचुरी का काल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास कलचुरी राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर लगभग 9 सदियों तक 1875 से 1741 ईस्वी तक राज्य किया। कलचुरी है राजपूतों ने भारत के अनेक राज्यों पर शासन किया। उनकी कई शाखाएं थी, जिनमें से दो छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई, रतनपुर और रायपुर। तो ये अच्छे से याद रखिए, कलचुरियों का काल, जिसमें कलचुरी के काल में दो शाखाएं थी, जिसमें रतनपुर और रायपुर हुई। तो देखते हैं रतनपुर शाखा के अंतर्गत। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप सभी ना जरूर बने रहें, जिससे आपको सारी डिटेल मिलेंगी इसमें। रतनपुर के कलचुरी 9वीं सदी के अंत में त्रिपुर के कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयत्न किया। कोकल प्रथम 850 से 890 तक के पुत्र शंकरगण द्वितीय मुगधतुंग प्रसिद्ध धवल ने कौशल नरेश बाणवंशी विक्रमादित्य द्वितीय से पाली प्रदेश बिलासपुर जिला अंतर्गत पाली नामक स्थान के आसपास का क्षेत्र जीत लिया। शंकरगण ने इस प्रदेश पर अपने छोटे भाई की नियुक्ति की। पाली प्रदेश की राजधानी तुम्माड़, आधुनिक तुम्माड़ जिला बिलासपुर थी। यहाँ कलचुरियों की 2-3 पीढ़ियों ने शासन किया। इसके बाद वे स्वर्णपुर, आधुनिकपुर, सोनपुर, उड़ीसा के सोमवंशी राजा द्वारा पराजित कर दिए गए, है ना। तो देखते हैं कलचुरी काल में कितने जो है शासक आए। तो जिसमें कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज, पृथ्वीदेव, जाचलदेव, रत्नदेव, ये सभी आए। तो देखते हैं कलिंगराज में। कलिंगराज 1000 से 20 ईस्वी। त्रिपुरी के कलचुरी नरेश कोकल द्वितीय ने 990 से 1015 ने लगभग 1000 ईस्वी अपने पुत्र कलिंगराज को दक्षिण कौशल भेजा। उसने दक्षिण कौशल को जीतकर तुम्माड़ नगर में, जहां उनके पूर्वजों ने राज्य किया था, अपनी राजधानी स्थापित की। इस प्रकार दक्षिण कौशल में कलचुरी शाखा का पुनर्स्थापना या वास्तविक स्थापना कलिंगराज था, है ना। तो देखते हैं कमलराज। कमलराज का 1020 से 45 ईस्वी तक उनका जो है शासन था। तो कमलराज कलिंगराज के बाद उसका पुत्र कमलराज तुम्माड़ का शासक बना, और उसने अपने समकालीन त्रिपुरी के कलचुरी शासन गांगेय देव को स्वामित्व को स्वीकार किया। कमलराज ने गांगेय देव के उड़ीसा अभियान में साथ दिया, है ना, जो कि कमलराज जो है कलिंगराज का ही पुत्र था। और उसके बाद हम देखते हैं रत्नराज रत्नदेव प्रथम, जो कि 1045 से 65 ईस्वी तक के। कमलराज के बाद उसका पुत्र रत्नराज तुम्माड़ का शासक बना। उसने तुम्माड़ में आम्रवन, फलोद्यान और पुष्पोद्यान आदि लगवाए तथा मंदिर का निर्माण करवाया। रत्नराज ने मणिपुर नामक प्राचीन ग्राम को नगर के रूप में परिवर्तित कर उसे रत्नपुर का नाम दिया और अपनी राजधानी तुम्माड़ से हटाकर रत्नपुर में स्थापित की। इस नए नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर की उपमा दी गई।
पृथ्वीराज प्रथम ने 1045 से 90 ईस्वी तक के राज किया। तो देखते हैं, रत्नराज के मरणोपरांत उनका पुत्र पृथ्वीराज प्रथम रत्नराज का शासक बना। मतलब जो हम देखे अभी थोड़ी देर पहले, रत्नराज जो उसका पुत्र था पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव प्रथम उसके बाद शासक बना और उसने अपने राज्य का विस्तार किया, सकल कोशलाधिपति की पदवी धारण की। वह कोसल के 21,000 गांवों का स्वामी था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए उसने अपने शासन काल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे तुम्बाड़ का पृथ्वी देवेश्वर शिव मंदिर तथा रतनपुर में एक विशाल तालाब खुदवाया। वो उसके बाद हम देखते हैं जाजल देव प्रथम, जो कि 1090 से 1120 ईस्वी तक के उनका शासन था। पृथ्वीदेव प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जाजल देव प्रथम हुआ। तो पृथ्वीदेव का जो पुत्र था वो जाजल देव हुआ। उसने अपने राज्य का विस्तार किया तथा लांजी भंडारा के अतिरिक्त बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पारित किया। उसने उड़ीसा पर आक्रमण कर स्वर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया और इन विजयों के कारण उनकी कीर्ति उत्तर में अमरकंटक से और दक्षिण में गोदावरी तक, पश्चिम में बाबर से पूर्व में उड़ीसा तक फैल गई और उसने त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार कर अपने को स्वतंत्र घोषित किया और अपने नाम के सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए, है ना। तो जाजल देव जो थे उसने अपने नाम के सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। कौन से सन में? 1090 से 1120 ईस्वी के बीच में किए थे। और उसने अपने नाम पर जाजल देव वर्तमान जांजगीर नगर बसाया, पाली स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और एक बड़ा तालाब खुदवाया। उसके बाद हम देखते हैं रत्नदेव द्वितीय। तो 1120 से 35 ईस्वी तक के रत्नदेव द्वितीय का शासन था, जो कि जाजल देव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय का शासक बना। जाजल देव का पुत्र रतन देव था, है ना, जिसने 1120 से 35 ईस्वी तक के शासन किया। उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण को युद्ध में पराजित कर अपने पिता की भांति त्रिपुरी की प्रभुसत्ता मनाने से इनकार कर दिया। उसने राज्यकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोडगंगा पर विजय की है। उसने गौड़ बंगाल के शासन तथा खिज्जी जंग के भंज शासक को भी हराया। वह विद्या प्रेमी व कला प्रेमी था और उसने विद्वानों को संरक्षण दिया तथा कई मंदिरों व सरोवरों का निर्माण करवाया। उसके बाद देखते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय, जिनका शासन था 1135 से 65 ईस्वी तक के। और रत्नदेव द्वितीय के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय, जो कि रत्नदेव का बड़ा पुत्र था पृथ्वीदेव, तो उसने शासन किया, रतनपुर का शासक बना। उसने सेनापति गजपाल ने सरहारागढ़, मचका सिहावा, कांदा डोंगर का कराई के क्षेत्र को जीतकर राज्य का विस्तार किया, जिसके अतिरिक्त पृथ्वीदेव द्वितीय ने चक्रकोट वर्तमान चित्रकूट बस्तर जिला के गंग शासक को पराजित किया। उसने कई मंदिर व तालाबों के निर्माण के साथ साथ कई बगीचे भी लगवाए। उसके द्वारा जारी चांदी के सिक्के बहुत ही छोटे आकार के थे और रतनपुर शाखा के कलचुरियों के प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीराज द्वितीय के ही हैं। तो पृथ्वीराज द्वितीय के बाद हम देखते हैं जाजल देव द्वितीय। जाजल देव द्वितीय का जो शासन था वो 1165 ईस्वी से 68 ईस्वी तक के था। पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र जाजल देव द्वितीय रतनपुर का शासक बना और उसके बाद उसका शासनकाल अल्पकालीन और समस्यापूर्ण साबित हुआ,
है ना। तो वो जो है अच्छे से शासन नहीं कर सका, जाजल्लदेव द्वितीय। उसके शासनकाल में त्रिपुरी नरेश जय सिंह ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया, जो जाजल्लदेव द्वितीय द्वारा विफल कर दिया गया। जगत देव देखते हैं, जगत देव 1168 से 78 ईस्वी तक के जाजल्लदेव द्वितीय की मृत्यु से राज्य में उत्पन्न अव्यवस्था को दूर करने के लिए जगत देव जाजल्लदेव द्वितीय का बड़ा भाई पूर्व देश से आया और उसने सत्ता अपने हाथों में लेकर अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया। उनके प्रयासों में राज्य में शांति बहाल हुई हो सकी, है ना। तो देखते हैं रत्नदेव तृतीय 1178 से 98 ईस्वी। वर्ष 1178 ईस्वी में जगत देव का पुत्र रत्नदेव तृतीय गद्दी पर बैठा और उसके शासनकाल में पुनः अव्यवस्था फैलने लगी, है ना। अव्यवस्था फैलने लगी उनके शासनकाल में। उसके बाद हम देखते हैं राज्य की सेना भी कमजोर हो गई। स्थिति में सुधार लाने के लिए रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर नाम के ब्राह्मण को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और प्रधानमंत्री गंगाधर के प्रयासों से राज्य में पुनः शांति बहाल हुई और गंगाधर ने खरौद स्थित लखनेश्वर मंदिर सभा मंडल का जीर्णोद्धार कराया। गंगाधर ने कई मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें से एक रतनपुर के निकट स्थित एकवीरा देवी शक्ति का एक रूप का मंदिर आज भी अच्छी स्थिति में है ना। देखते हैं परवर्ती शासक 1198 से 1741 ईस्वी तक के रत्नदेव तृतीय के बाद उसका पुत्र प्रताप मल्ल रतनपुर राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। प्रताप मल्ल के बाद से कलचुरी राज्य से संबंधित लेख उपलब्ध नहीं है। परवर्ती शासकों ने राज्य शासन में प्रचलित प्रथाओं में बहुत हेरफेर नहीं किया, इसलिए वे कई पीढ़ियों तक लड़ाई के धूम धड़ाकों से बचे रहे और शांतिपूर्ण शासन करते रहे। परवर्ती शासकों के नाम देखते हैं और हम सन देखते हैं कितने से कितने वर्ष तक उनका जो है शासन रहा है। प्रताप मल्ल 1198 से 1200, भानु सिंह 1200 से 21, नरसिंह देव 1221 से 51, भूसिंह देव 1251 से 76, प्रताप सिंह देव 1276 से 1319, जय सिंह देव 1407 से 26, कमल देव 1426 से 36 और शंकर सहाय 1436 से 54 और मोहन सहाय 1454 से 72, दादू सहाय 1472 से 97, पुरुषोत्तम सहाय 1497 से 1519 और बाहर सहाय बहारेंद्र जो कि 1519 से 46 तक के कार्यकाल था उनका, शासन किए उन्होंने। और कल्याण सहाय 1946 से 83 और लक्ष्मण सहाय 1583 से 91, शंकर सहाय का 1591 से 1606, मुकुंद सहाय 1606 से 17 और त्रिभुवन सहाय 1617 से 45 तक के उन्होंने शासन किया और अदिति सहाय 1645 से 59, रणजीत सहाय 1659 से 85 और तखत सिंह 1685 से 99 तक के, राजा सिंह देव 1699 से 72 नहीं 1720 और सरदार सिंह 1720 से 32, रघुनाथ सिंह 1732 से 41, है ना। तो ये परवर्ती शासक जो कि कलचुरी काल के शासन हुए उनके नाम और सन थे। अब देखते हैं रायपुर की कलचुरी, है ना। रायपुर की कलचुरी में कौन कौन से शासक थे और क्या क्या कार्य हुए। तो 14वीं सदी के अंतिम भाग में रतनपुर की कलचुरी शाखा का दो भाग में विभाजन हो गया। मुख्य शाखा रतनपुर में राज्य करती रही
तथा गौड़ शाखा ने रायपुर में राज्य स्थापित किया। शिलालेख के अनुसार 14वीं सदी ईस्वी के अंतिम भाग में रतनपुर के राजा का रिश्तेदार लक्ष्मी देव प्रतिनिधि स्वरूप खलवाटिका आधुनिक खल्लारी रायपुर जिला भेजा गया और वहीं का वह होकर रह गया। लक्ष्मण देव के पुत्र सिंघन ने शत्रुओं के 18 गढ़ जीत लिए। सिंघन ने रतनपुर नरेश की प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सिंघन के बाद उसका पुत्र रामचंद्र रायदेव रायपुर का शासक बना। रामचंद्र के बाद उसका पुत्र ब्रह्मदेव रायपुर का शासक बना, है ना। तो देखते हैं परवर्ती शासक के जो शासन काल है उसको देखते हैं हम। 1420 से 1751 ईस्वी तक के रायपुर के परवर्ती शासकों के नाम: केशव देव 1420 से 38, भुवनेश्वर देव 1438 से 63, मान सिंह देव 1463 से 78, संतोष सिंह देव 1478 से 98, सूरत सिंह देव 1498 से 1518, सम्मान सिंह देव 1518 से 28, चामुंडा सिंह देव 1528 से 63, बंसी सिंह देव 1563 से 82, धन सिंह देव 1582 से 1603, जैत सिंह देव 1603 से 15, फतेह सिंह देव 1615 से 33, यादव सिंह देव 1633 से 50, सोमदत्त देव 1650 से 67, बलदेव सिंह देव 1668 से 85, उमेद सिंह देव 1685 से 1705, बनवारी सिंह देव 1705 से 41, अमर सिंह देव 1741 से 50 और शिवराज सिंह देव 1750 से 57, है ना। तो अब देखते हैं कलचुरियों का योगदान। रतनपुर नरेश कल्याण सहाय 1546 से 83 के समय की लेखा पुस्तक के आधार पर तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी विषम ने वर्ष 1868 ईस्वी में कलचुरी शासन प्रबंध पर एक लेख लिखा। कलचुरी शासन में राज्यगढ़ों में गढ़ 12 में तथा 12 गांव में विभक्त होते थे। रतनपुर और रायपुर के अधिकार में 18-18 गढ़ थे, है ना। जो कि पहले वीडियोस में आपको मैं बता चुकी हूँ ना कि रायपुर राज्य अंतर्गत 18 गढ़ और रतनपुर राज्य अंतर्गत 18 गढ़ थे। एक गढ़ के अधीन 7 बारहों अर्थात 84 गांव होते थे और एक बारहों के अधीन 12 गांव होते थे। प्रशासनिक इकाई का जो प्रमुख होता था प्रधान होता था और गढ़ का दीवान, बारहों का दाऊ और गांव का गौटिया। तो इस प्रकार से होते थे। दीवान, दाऊ और गोटिया का प्रमुख कार्य था अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व वसूलना, है ना। तो उस समय में दीवान, दाऊ और गोटिया होते थे जो कि अपना अपना शासन करते थे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देते थे। कलचुरी काल में राजस्व विभाग का प्रधान महाप्रमात्र कहलाता था। 5वां है, कलचुरी काल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के जिम्मे थे। पंचकुल में 5 सदस्य होते थे। पंचकुल के सदस्य महत्तर कहलाते थे। पंचकुल का प्रमुख महत्तम कहलाता था। नगरों के साथ साथ गांव में यह संस्था कार्यरत थी। गजलक्ष्मी वंश की कुल देवी थी। कलचुरी शासक शिव के उपासक थे, इसीलिए उनके मंदिरों के द्वार पर गजलक्ष्मी या शिव की मूर्तियां पाई जाती हैं। उनका ताम्रपत्र में ओम नमः शिवाय से आरंभ होता था। और 7वां देखते हैं,
दक्षिण कौशल के कलजुरी शासन शैव धर्मावलंबी थे, इसीलिए उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण दिया। साथ ही वे अन्य संप्रदायों के भी पोषक थे, जिनमें वैष्णव धर्म प्रमुख था। कलचुरी कालीन शिव मंदिर तो माण का बंकेश्वर महादेव मंदिर, रतनपुर का रत्नदेव महादेव मंदिर, मल्हार का शिव मंदिर। तो ये मंदिरों के जो निर्माता थे वो रतन सिंह नामक कायस्थ थे। जो रतन सिंह जो शासक हुए थे रायपुर के जो कलचुरी काल में, तो उन्होंने इनका निर्माण कराया था, है ना। महादेव मंदिर, बंकेश्वर महादेव मंदिर, रतनपुर का रत्नेश्वर महादेव मंदिर और मल्हार का शिव मंदिर। तो मां रतनपुर, मल्हार, पाली, जांजगीर, नारायणपुर, फरौद आदि स्थानों से प्राप्त शिव प्रतिमाएं। कलचुरी कालीन विष्णु मंदिर, जांजगीर का विष्णु मंदिर, खल्लारी का नारायण मंदिर, निर्माता देवपाल नामक मोची। रतनपुर का शिवरी नारायण का विष्णु मंदिर, रतनपुर से प्राप्त लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। 10वां राजिम स्थित राजिम लोचन मंदिर, विष्णु मंदिर का जीर्णोद्धार रतनपुर नरेश पृथ्वीराज द्वितीय के सामंत जगतपाल द्वारा कराया गया था, है ना। 1135 से 65 के बीच में पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो 11वां देखते हैं। तो माणके मंदिर की द्वार पट्टिका पर विष्णु के अवतारों का अंकन मिलता है। जांजगीर के विष्णु मंदिर में विष्णु के 24 अवतारों की मूर्तियां मिलती हैं। इन मंदिरों में रामायण से संबंधित दृश्यों का अंकन किया गया है। रतनपुर के दुर्ग किला में रावण के यज्ञ का रोचक दृश्य अंकित किया गया है। और लक्ष्मी नारायण रूप में विष्णु की मूर्तियां शिवरी नारायण तथा गतौरा से प्राप्त हुई हैं। गरुड़ासीन लक्ष्मी नारायण की कई मूर्तियां भोरम देव में मिली हैं। काले पाषाण से बनी विष्णु की एक सुंदर मूर्ति रतनपुर से मिली है, जिसे घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है ना। तो आप सभी को भी देखना हो तो आप घासीदास संग्रहालय रायपुर जा करके देख सकते हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहें, है ना। अब थोड़ा ही बाकी है, जिसमें कलचुरी काल को मैंने इसमें पूरा डिटेल से आपको बताया है, इसीलिए ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो देखते हैं 12वां, जिसमें भक्ति आंदोलन में प्रसिद्ध भक्त महाप्रभु वल्लभाचार्य 1479 से 1521 का जन्म छत्तीसगढ़ के राजिम के निकट चंपारण नामक स्थान में हुआ। उनके द्वारा प्रवर्तित मत शुद्धाद्वैत तथा संप्रदाय पुष्टि मार्ग कहलाता है। रामानंद परंपरा का मठ रायपुर का दुधाधारी मठ कलचुरी कालीन है। नारायणपुर में कलचुरी काल का एक सूर्य मंदिर आज भी विद्यमान है ना। 15वां कलचुरी राज दरबार में स्थान पाने वाले विद्वानों में प्रमुख थे 10वीं सदी के छंद शास्त्री व नाट्यकारक राजशेखर। काव्य मीमांस कपूर मंजरी नाटक कवि का तर्कशास्त्री पंडित शशिधर। गोपाल चंद्र मिश्र कवि खूब तमाशा चिंतामणि प्रबंध काय कृष्ण काव्य राम प्रसाद प्रबंध काव्य। ये सब उस समय के विद्वानों की रचना है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। जैमिनी, अश्वमेध, सुदामा चरित आदि इत्यादि। गोपाल कवि को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है ना। तो इसको भी याद रख लेना, गोपाल कवि को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। और 16वां देखते हैं। गोपाल कवि रतनपुर नरेश राज सिंह देव 1689 से 1712 के राज दरबारी थे। गोपाल कवि ने अपनी रचना खूब तमाशा 1786 में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ संबोधन किया है और उन्हें छत्तीसगढ़ शब्द का द्वितीय प्रयोगकर्ता माना जाता है। द्वितीय प्रयोगकर्ता माना जाता है ना। और प्रथम प्रयोगकर्ता कवि दलपत राम राव को माना जाता है। तो आप सभी
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कल्चुरी काल जो है समाप्त हुआ आज के इस वीडियो में।